स्टार्ट विद नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है और इसके जो 3 मेथड्स हैं हम उसे भी कवर करेंगे। सबसे पहले रैंडम में मैंने आपको बोला था कि हर आइटम को सिलेक्शन का इक्वल चांस होता है, एक नोन चांस है टू बी चोजन फॉर सिलेक्शन। अब रैंडम है तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर नॉन रैंडम है तो क्या, ये मेरी जजमेंट पे या मेरे पर्सनल बायस पे डिपेंड कर सकता है कि मैं किसे चूज करना चाहूँ, राइट। तो नॉन रैंडम में हर एक आइटम को इक्वल चांस नहीं मिलता कि वो आइटम सिलेक्ट हो सके। लेट्स से द सिलेक्शन ऑफ अ सैम्पल डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर rather than on chance. That means अगर मुझे मैम ने बोला कि आप कोई भी 5 लोग सिलेक्ट करो अपनी क्लास में से जिसको आपको लेट्स से ट्रीट देनी है या लेट्स से आपको एनुअल फंक्शन में परफॉर्म कराना है, ठीक है, तो मैंने सिर्फ मेरे फ्रेंड्स को ही चूज कर लिया कि चलो यार हम लोग मिलके ये परफॉर्मेंस करते हैं। मैं अच्छे डांसर को भी शायद इक्वल चांस ना दूं अपनी क्लास में, ये पॉसिबल हो सकता है। दिस इज जस्ट अ सिंपल केस, ठीक है। ये बड़े बड़े एग्जाम्पल्स में भी ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी पर्सनल जजमेंट, मैं सिर्फ अपना पर्सनल कॉल लूँ, बायसनेस दिखाऊं और हर एक आइटम को इक्वल चांस ना मिले। तो ये हो गई नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं फर्स्ट मेथड जो है वो है जजमेंट सैम्पलिंग। Under this method, the choice of sample items depends exclusively on the judgment of investigator. नाम से हमें समझ में आ रहा है जजमेंट, किसकी जजमेंट, इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ तो मैं अपनी जजमेंट के हिसाब से ही डिसीजन लूँगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, द सिलेक्शन इज deliberate and is based on the own idea of the investigator about the sample units. मेरा क्या सोचना है उस सैंपल यूनिट को लेके, मैं उस हिसाब से ही अपना डिसीजन लूँगी, ठीक है। अगर मेरा मन करता है कि मुझे 5 टॉपर को चूज़ करना है तो मैं 5 टॉपर को चूज़ करूँगी। मेरा मन करता है मुझे अपने फ्रेंड्स को चूज़ करना है, मैं उन्हें चूज़ करूँगी, राइट। तो यहाँ पे मैं बायस हो सकती हूँ। नेक्स्ट इज He draws the sample such that it becomes a representative of the population. अब जो सैंपल मैंने चूज किए हैं वही क्या हो गए, रिप्रेजेंटेटिव हो गए, किसके, पूरी पॉपुलेशन के, जो भी मेरा साइज है पॉपुलेशन का उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गए, जो सैंपल मैंने चूज किए हैं। एंड द लास्ट इज दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज पर्पसिव सैम्पलिंग और डेलिबरेट सैम्पलिंग। पर्पसिव क्यों, मेरा पर्पस जो होगा, जो मेरा मन करेगा मैं उस हिसाब से सिलेक्शन करूंगी। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। मूविंग ऑन टू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जजमेंट सैम्पलिंग। सबसे पहला मेरिट क्या है, फ्लेक्सिबल है, मेरे पर डिपेंड करता है ना, मैं आराम से अपने हिसाब से किसी को चूज कर लूँ, किसी भी टाइम पे सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, और मैं इनको बोल दूँ कि अभी आके अपना रिव्यू दे दो, बाद में आके रिव्यू देना, जो भी है, ठीक है। तो ये मेरे लिए फ्लेक्सिबल हो गया बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज सिंपल एंड ईजी, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, मेरा जजमेंट, मुझे अगर सारे लोगों के बारे में पता है क्लास में तो मैं उन लोगों को सिलेक्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो मेरे लिए बहुत सिंपल एंड ईजी है कि मैं उनको जानती हूँ, मेरा उनसे कम्युनिकेशन करना ईजी है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ और मुझे पॉपुलेशन के बारे में सही जानकारी है, मुझे सही तरीके से पता है कि कौन रिव्यू अच्छा देगा, कौन किस तरीके की परफॉर्मेंस देगा, और मैंने जो लोग सिलेक्ट किए हैं उनके बारे में मुझे नॉलेज है कि वो ये काम कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। भले ही वो मेरे फ्रेंड्स हो, लेकिन अगर वो अच्छा डांस करते हैं और मैंने उन्हें सिलेक्ट किया है तो ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। सो दीज वर द मेरिट्स। मूविंग ऑन टू डीमेरिट्स। सबसे पहले पर्सनल प्रेजुडाइस। ये भी पॉसिबल है कि मैं अपनी पर्सनल बायसनेस की वजह से किसी को भी सिलेक्ट कर लूँ और बाद में मुझे अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिले, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट इज एरर ऑफ जजमेंट। लेट्स से मैंने जज किया था कि मेरा ये फ्रेंड कर लेगा ये चीज़, या मुझे ये बंदा बहुत हेल्प कर सकता है, बट बाय एनी चांस वो चीज़ सही से नहीं कर पाया, तो किसका जजमेंट गलत हुआ, किसके जजमेंट में एरर आया, इन्वेस्टिगेटर के, मतलब मेरे जजमेंट में एरर आया, तो ये हो गया डीमेरिट। अब मैंने आपको बोला था मुझे पूरा नॉलेज हो तो ही मुझे ऐसे ही किसी को भी चूज करना चाहिए, वरना मुझे क्या मिलेंगे, अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ तक जजमेंट सैम्पलिंग कवर कर लिया। द नेक्स्ट टॉपिक इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा बेसिकली मीन्स numbers. Let's read this one. Under this method, the items of the population are subdivided into various groups and then a quota. Let's say पहले बात तो कि आपके पास में population है और आपकी जो population है उसमें 20 लोग हैं, ठीक है.
आपको क्या करना है, वेरियस ग्रुप्स में उनको डिवाइड करना है। लेट्स राइट दिस वन हियर। लेट्स से आपके पास आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें 20 लोग हैं, आपको बोला है इनको वेरियस ग्रुप में डिवाइड करो। वेरियस ग्रुप, लेट्स से आपने 4 ग्रुप्स कर लिए जिसमें 5, 5, 5 और 5 लोग हैं। अब क्या बोला है, देन अ कोटा नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच सब ग्रुप इज फिक्स्ड। ये मेरे ग्रुप्स हैं, अब इसमें से भी मुझे कितने लोग सिलेक्ट करने हैं वो नंबर फिक्स्ड है। लेट्स से मुझे सिलेक्ट करने हैं 2, 2, 2 और 2, मतलब कि जो नंबर है सिलेक्शन का ये फिक्स्ड होगा। बट विद इन द गिवन कोटा द सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट्स डिपेंड अपॉन द पर्सनल जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। देखो यहाँ तक तो मुझे पता है कि ये चीज़ फिक्स्ड है कि 20 लोग हैं, मुझे इनको 5-5 के ग्रुप में डिवाइड करना है और उसमें से भी 2 लोग मुझे सिलेक्ट करना है। ये चीज़ मेरी क्या है, फिक्स्ड है। बट ये 2 लोग कौन होने चाहिए, ये मेरी पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ तो मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे किसको सिलेक्ट करना है, किसके लिए, कोटा सैम्पलिंग के लिए। इतना क्लियर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कोटा सैम्पलिंग इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते थे, इसी तरीके से हम ग्रुप्स में डिवाइड करते थे। तो ये क्या हो गया, इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जो हमने रैंडम सैम्पलिंग के वीडियो में देखा था। Now, it is very popular in market surveys and opinion polls. Let's say मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, आई मेड अ प्रोडक्ट और मुझे उसका मार्केट सर्वे करना है, मुझे उसका फीडबैक चाहिए। अब मैंने क्या किया, डिफरेंट एज ग्रुप्स को डिवाइड कर लिया, डिफरेंट एज ग्रुप में लोगों को डिवाइड कर लिया। लेट्स से 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35, ये मेरा एज ग्रुप है, मैंने डिवाइड कर लिया। अब मुझे इसमें से 5-5 लोगों का सर्वे लेना है, मुझे उनका फीडबैक चाहिए। अब वो 5 लोग कौन होंगे वो मुझ पर डिपेंड करता है। तो लेट्स से मैंने अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, मैंने उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया और बोला कि आओ और मुझे मेरे प्रोडक्ट का रिव्यू दो। तो ये बहुत ईजी हो गया, इसीलिए ये बहुत पॉपुलर है किसमें, मार्केट सर्वेज में और ओपिनियन पोल्स लेने में। नाउ आपने देखा कि ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जैसा है, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है, इट एंजॉयज द बेनिफिट्स ऑफ बोथ द सैम्पलिंग्स। नाउ मूविंग ऑन, मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं इसके। सबसे पहला मेरिट क्या है, रिलायबल रिजल्ट्स। आपको रिलायबल रिजल्ट्स मिलने के बहुत चांस है अगर आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो जिनके बारे में आप जानते हो, जो आपको प्रॉपर फीडबैक या प्रॉपर रिव्यू देंगे, तो ये आपको रिलायबल रिजल्ट्स दे सकता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल। ऑफ कोर्स मैंने अपने लोगों को सिलेक्ट कर लिया, मैंने फटाफट से उनसे कभी भी जब चाहा तब मैंने उनसे रिव्यू मांग लिया, आसपास के लोगों को सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे लिए ये इकोनॉमिकल हो गया। लास्ट इज सिंपल एंड ईजी। अगेन ज़्यादा ब्रेन यूज़ नहीं करना है, सिंपल और ईजी तरीका है। नेक्स्ट इज डीमेरिट। सबसे पहला है पर्सनल प्रेजुडाइज। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है अगर मैंने सिर्फ मेरे रिलेटिव्स, फैमिली और फ्रेंड्स से ही किसी चीज़ का फीडबैक लिया है, रिव्यू लिया है, तो मैं उसके बारे में वही छापूंगी जो मैंने रिव्यू लिया है। अब आपको लगेगा कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है और आप परचेज कर लोगे, पर अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ तो ये गलत हो गया। आपने कोई रिव्यू पढ़ लिया, आपने ये सारे रिव्यूज़ देखे और आपको लग रहा है कि मेरा प्रोडक्ट 100% बहुत बेस्ट है, ठीक है, और आपने उसे परचेज कर लिया। तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ अपना फ़ायदा, पर्सनल प्रेजुडाइज इन्वॉल्व कर दिया, सिर्फ अपना फ़ायदा देखा और कस्टमर को इग्नोर कर दिया। Moving on to the last demerit is sample error cannot be estimated. Let's say आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और आपको उनका एवरेज लेना है, उनके मार्क्स का एवरेज लेना है, ठीक है, और आपने क्या किया, उसमें से आपने सिर्फ 3 लोगों को चूज़ किया और आपने उनका जो सैम्पल है वो निकाला, वो आया 45 मार्क्स, जो एवरेज है वो आया 45 मार्क्स। बाय चांस वो तीनों टॉपर निकले, ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल आना चाहिए था एवरेज, वो होना चाहिए था 39 और 38 मार्क्स और 40 मार्क्स, कुछ भी हो सकता है, पर आपका कुछ अलग आया, आपका 45 मार्क्स आया। तो ये कितने से गलत हुआ है ये आपको पता लगाना बहुत मुश्किल है, ये एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कोटा सैम्पलिंग फिनिश हो जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नाम से समझ लो, कन्वीनियंस मतलब मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से, किसके, इन्वेस्टिगेटर के। Under this method, while selecting the sample units,
द इन्वेस्टिगेटर गिव्स स्पेशल अटेंशन टू हिज कन्वीनियंस। लेट्स से मैं कोई पॉश एरिया में रहती हूँ और मुझे मेरे स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिला है कि मुझे पता लगाना है कि हमारा जो सिटी है यहाँ पे एवरेज इनकम कितनी है। अब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सारे हायर इनकम वाले लोग रहते हैं, तो मैंने सिर्फ अपना कन्वीनियंस देखा, मैंने कन्वीनियंस सैम्पलिंग की। मैंने सैम्पलिंग की पर क्या किया, सिर्फ अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली मेम्बर्स, उनसे पूछ लिया कि आपकी इनकम क्या है, ठीक है, और मैंने उससे अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर दिया कि ठीक है ये इनकम है। पर ये गलत हो सकता है ना, क्योंकि मैंने अपना कन्वीनियंस देखा, मैं सिर्फ वहीं तक गई जहाँ तक मुझे समझ में आया। उसके आगे लोअर इनकम वाले लोग भी तो रहते हैं, मैंने वहाँ जाके सैम्पलिंग नहीं की, तो मेरा जो रिजल्ट है वो गलत भी हो सकता है। दिस मेथड ऑफ सिलेक्टिंग द सैम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड चंक। ये नाम याद रख लो, इसको हम बोलते हैं चंक भी बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सबसे पहला है कि ये फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल है? मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने फ्रेंड्स को पूछ रही हूँ, अपने रिलेटिव्स को पूछ रही हूँ, कभी भी चली जाऊँ, किसी भी टाइम चली जाऊँ, उनसे इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे मांग लूँ, पर्सनली मांग लूँ, तो ये मेरी कन्वीनियंस और मेरी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल है ना, मैं अपने एरिया में ही कर रही हूँ, मैं इसके आगे जा ही नहीं रही हूँ, तो मेरे पैसे भी सेव हो रहे हैं, इकोनॉमिकल हो गया मेरे लिए। एंड लास्ट वन इज सिंपल। मेरे लिए बहुत ईजी हो गया, बहुत सिंपल हो गया, सिर्फ आसपास के लोगों से मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, अपना डेटा कलेक्ट कर लिया। तो ये हो गई कन्वीनियंस सैम्पलिंग के मेरिट्स। मूविंग ऑन टू डीमेरिट्स, अगेन पर्सनल प्रेजुडाइज। मैंने उन लोगों को इग्नोर कर दिया जो लोअर इनकम ग्रुप या फिर जो मिड इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास लोग, पुअर लोग, ठीक है। और मैंने सोच लिया कि हाँ भाई, हमारे सिटी में हर किसी की एवरेज इनकम 50,000 है, जो पॉसिबल नहीं है। मैंने सिर्फ क्या देखा, कन्वीनियंस, किसका, खुद का, तो यहाँ पे मैंने पर्सनल प्रेजुडाइज को इन्वॉल्व कर लिया। मूविंग ऑन टू द लास्ट वन विच इज अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स। मैंने आपको बोला 50,000 है, जो ये गलत रिजल्ट है। आपको पता है, मुझे पता है कि कोई भी सिटी इतनी फ्लरिश तो नहीं हो सकती ना कि वहाँ पे पुअर लोग ही नहीं हो या मिडिल क्लास लोग नहीं हो, राइट। तो मेरा जो रिजल्ट आया है 50,000 एवरेज इनकम, वो गलत है। अब यहाँ तक हमने क्या देख लिया, रैंडम, नॉन रैंडम सैम्पलिंग और उनके मेथड्स। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम सैम्पलिंग एरर्स के बारे में पढ़ेंगे।